नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के 15 फरवरी से प्रस्तावित जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का आज दूसरा दिन है, जिसमें सीएम आज अल्मोड़ा और नैनीताल जिले की सभी विधानसभाओं में मुख्यमंत्री घोषणाओं की उन्होंने समीक्षा की। इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 9 जिलों की विधानसभाओं में मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा उन्हें करनी थी, जिसमें से 3 जिलों की समीक्षा 15 फरवरी को हो चुकी है। जिसके बाद आज सीएम सचिवालय में 2 जिलों की समीक्षा के बाद कल उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग की विधानसभाओं की समीक्षा वे करेंगे। साथ ही अंतिम समीक्षा बैठक आगामी 19 फरवरी को पौड़ी और टिहरी की होगी। तो वहीं विपक्ष ने सीएम की अधूरी घोषणाओं को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हवाई बातें करती है, जबकि धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। तो बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के 15 फरवरी से प्रस्तावित जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का आज दूसरा दिन है, जिसमें सीएम आज अल्मोड़ा और नैनीताल जिले की सभी विधानसभाओं में मुख्यमंत्री घोषणाओं की उन्होंने समीक्षा की। इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। तो बता दें कि प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 9 जिलों की विधानसभाओं में मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा उन्हें करनी थी, जिसमें से 3 जिलों की समीक्षा 15 फरवरी को हो चुकी है। जिसके बाद आज सीएम सचिवालय में 2 जिलों की समीक्षा के बाद कल उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग की सभी विधानसभाओं की समीक्षा करेंगे। साथ ही अंतिम समीक्षा बैठक आगामी 19 फरवरी को पौड़ी और टिहरी की होगी। तो वहीं विपक्ष ने सीएम की अधूरी घोषणाओं को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हवाई बातें करती है, जबकि धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। 4 साल हो गए, अंतर्राज्यीय बस अड्डे के लिए जगह बदल चुके, मिठाई बट गई, लड्डू बांट दिए, जश्न मना लिया और उसकी नींव भी नहीं पड़ी और हमें नहीं पता कहाँ बन रहा है। और अब बजट में भी हम देखेंगे कितना पैसा रखा हमने। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार समीक्षा कर रहे हैं, कई जिलों की समीक्षा कर चुके हैं, दूसरी बार वे समीक्षा अब कर रहे हैं। क्या कुछ इस समीक्षा में उन्होंने देखा, क्या वे इन समीक्षाओं से संतुष्ट नजर आए? सही कहा कि जो है इस समय लगातार जो है 9 जिलों की समीक्षा होनी है, जिसमें से आज 5, कल 3 जिलों की हो गई थी 15 तारीख को, और आज 2 जिलों की हुई है, अल्मोड़ा और नैनीताल की। तो कुल 5 जिलों की समीक्षा जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से करी गई है। अब इसमें जो देखिए अब चुनाव का टाइम है, अब फरवरी भी लगभग खत्म होने का वाली है, और इनमें जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणाएं की गई थी उनके बारे में चर्चा की गई। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे काम हैं जो वहाँ के स्थानीय विधायकों की तरफ से दिए गए थे। अच्छा, विधानसभा वाइज चर्चा हो रही है कि वो किस विधानसभा में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां आ रही थी और किन में क्या क्या घोषणाएं करी गई थी, उनकी जो है क्या प्रगति क्या है उन कामों की। तो एक एक करके सिलसिलेवार करके जो इसमें हुई है, तो उसमें उनका यह साफ हमें समझ में जो आ रहा है कि क्योंकि अब बजट भी आना है और ये चुनावी साल है, तो चुनावी साल में जो बजट आना है उसमें वो किन योजनाओं में काम हो गया है, कौन सी ऐसी काम योजनाएं हैं जिनको हमें अभी जो है जनता के बीच में लेके जाना है, जिससे हमारा चुनाव भी जो है प्रभावित ना हो और हमें उसका लाभ भी मिल सके। तो ये दोनों विषयों पर ध्यान रखते हुए विधानसभा वाइज जो है मुख्यमंत्री लगातार चर्चा कर रहे हैं हर जिले की, और उसमें ये देख रहे हैं कि क्या जो हमारे पास जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का कितना हिस्सा, कितना प्रतिशत काम हो गया है, उसमें विकास की गति क्या है, उसमें क्या है। जैसे अब हम बात करूं तो जैसे अब हम नैनीताल जिले को ले ले, तो नैनीताल जिले में अभी मुख्यमंत्री की तरफ से पिछले इसी फरवरी माह में करीब 50 करोड़ से अधिक की योजनाएं स्वीकृत करी गई हैं। जैसे रूसी गांव में पार्किंग को लेकर के था, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर के था, तो वो पैसा स्वीकृत कर दिया गया है। स्थानीय विधायक की तरफ से जो है आभार भी जताया गया। इसी तरीके से जो तमाम सल्ट विधानसभा है, अल्मोड़ा विधानसभा है, अभी मुख्यमंत्री पिछले महीने वहां गए थे, वहां भी उन्होंने रात्रि विश्राम किया, वहां की तमाम घोषणाएं करी, तमाम योजनाओं का वहां पे लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो 100 करोड़ से अधिक की योजनाओं की थी, तो उन योजनाओं में हमारा काम कहाँ तक का पहुंचा, कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, कौन सी नई ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें हम जो है अपने आगे ले जा सकते हैं, और कौन सी ऐसी, क्योंकि और उसमें बजट का क्या प्रावधान रखा जा सकता है, क्योंकि बजट भी देखिए आना है। तो इन सब चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री बहुत तेजी से जो है सिलसिलेवार जो है
समीक्षा बैठक कर रहे हैं विधायकों के साथ, अधिकारियों के साथ, कि कहाँ आपको कोई फॉरेस्ट से दिक्कत तो नहीं है, आपसी तालमेल में कोई कमी तो नहीं आ रही है, बजट को लेकर के क्या जो है हमारी आंतरिक चीजें हैं। तो इन सब विषयों को लेकर के हो रहा है, ताकि चुनाव का ये साल है और जो जितनी तेजी से और मुस्तैदी से जो इस समय हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री और अधिकारी लगे हुए हैं, वो इससे साफ नजर आता है कि चुनाव को ध्यान में, मेन फोकस चुनाव है और साथ ही साथ बजट है। देखिए भानु जी बिल्कुल भूपेंद्र, लेकिन जिस तरह से अभी समीक्षा हो रही है, लगातार मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं, क्या कहीं कुछ ऐसी भी समस्याएं मुख्यमंत्री जी के सामने आई हैं जहां उन्हें कमी नजर आई हो, या लोगों ने कहा हो कि भाई हमारे साथ ये दिक्कतें हैं, आपने योजनाएं तो चला दी हैं लेकिन इस योजना में ये कमी है, इसमें सुधार की जरूरत है? बिल्कुल सही कहा भानु आपने कि देखिए, जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री लगातार जो अपने जिलों में, अपनी विधानसभाओं में जो दौरे कर रहे हैं प्रदेश के, उसमें जो उनके पिछले 4 साल द्वारा जो घोषणा की गई थी, और मुख्यमंत्री की घोषणा सीधी जो है राजाज्ञा होती है, तो उसमें जैसे हम बात करें तो तमाम घोषणाओं में से अभी हमने देखा करीब 70 से 75% जो है घोषणाएं पे काम हुआ है, जबकि 20 से 25% घोषणाएं अभी उनकी जमीनी धरातल पे उन्होंने कोई आकार नहीं लिया है, और जिसको लेकर के लगातार विपक्ष जो है हमलावर होता रहता है। अगर मैं बात करूं नैनीताल जिले की, तो नैनीताल जिले में हल्द्वानी विधानसभा में करीब जब मुख्यमंत्री ने कुर्सी संभाली थी, उसी समय ये बात हुई थी कि जो है एक रिंग रोड बनेगा 400 करोड़ रुपए की लागत से। तो आज तक उसका अभी काम उसका कोई जमीनी धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा है, और हर साल 10% के हिसाब से जो उसका डीपीआर बढ़ता है वो भी बढ़ गया है। तो उसका जाहिर सी बात, तो ऐसी चीजों को लेकर के हमलावर, तो उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? अभी जैसे हम नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय का बयान सुन रहे थे कि जैसे उन्होंने कहा ISBT को लेकर के चर्चा होनी थी, उसकी कोई अभी घोषणा नहीं हुई है। तो मुख्यमंत्री का ये मानना है कि हमने, जब वो बैठे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत कुर्सी पे, तो उनका ये कहना था हम वही घोषणाएं करेंगे जो हम वाकई में जमीनी धरातल पे पूरा कर सकते हैं। और कहाँ पे दिक्कत आ रही, क्योंकि देखिए हमारा काफी जो है 65 से 70% का हिस्सा भूभाग है उत्तराखंड, तो सबसे बड़ी जो क्लियरेंस लेने की दिक्कत आती है फॉरेस्ट की तरफ से, तो उनको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री का ये कहना है कि अधिकारी इस विषय में लगातार जो है अधिकारियों से चर्चा करें, उच्च अधिकारियों से दिल्ली में कोऑर्डिनेट करें, और जो तमाम लोग हैं कहाँ दिक्कत आई है, जो हमारी घोषणा थी उस घोषणा को अमली जामा पहनाने में जो दिक्कत आ रही है सेंट्रल की तरफ से या बजट को लेकर के, तो उस पर भी बात करें। तो कई ऐसी घोषणाएं हैं जिन पे अभी काम होना बाकी है, और कई स्थानीय लोगों में जो है लोगों की तरफ से जो क्या मुद्दे थे उन मुद्दों को भी ध्यान में रखा जा रहा है, ताकि आने वाले टाइम पे जब मुख्यमंत्री यहाँ अपने अलग अलग जिलों में प्रवास करेंगे तो उन पे भी वो चर्चा करेंगे, और उसकी रूपरेखा को पहले से वो समझे हुए रहेंगे कि ये भाई अब इलाके में घोषणा करनी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए। आगामी महाकुंभ 2021 को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हालांकि वर्तमान समय में महाकुंभ की व्यवस्थाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। महाकुंभ को लेकर पहले ही केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार SOP जारी कर चुकी है, तो वहीं अब उत्तराखंड सरकार ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि कुंभ मात्र 30 दिन का होगा, यानी कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि महाकुंभ की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइन भेजी गई थी उसके अनुसार कुंभ के दिन को कम करने की बात कही गई थी। लिहाजा राज्य सरकार ने 30 दिन का महाकुंभ कराने का निर्णय लिया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, महाकुंभ को लेकर कई तरह की गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें सबसे बड़ी गाइडलाइन यही मानी जा सकती है कि कुंभ 1 महीने का होगा। क्या कुछ इससे असर पड़ेगा और क्यों यह गाइडलाइन जारी की गई है? बिल्कुल भानु, मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि लगातार केंद्र और राज्य लगातार जो अपनी SOP है वो भी जारी कर दी गई थी, लेकिन जिस तरह से अब जो रूप निकल करके कुंभ का आया है वो ये है कि 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक कुंभ होना है। उसी में जो 4 स्नान हैं हमारे वो भी होने हैं, और जो पर्यटक या फिर जो लोग, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे तो वो भी सिर्फ 1 तारीख से और 30 तारीख के बीच ही आएंगे, स्नान कर सकेंगे। क्योंकि लगातार हम जिस तरह से देख रहे थे कि कोरोना काल में पहले तो
तो काफ़ी दिक्कतों का भी सामना कहीं ना कहीं राज्य सरकार को करना पड़ रहा था और केंद्र सरकार की ओर से भी एसओपी में कहा गया था कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा वो मास्क सैनिटाइजर तो लेकर के आएगा ही, साथ ही उत्तराखंड के जो पोर्टल है उस पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करके आएगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना की स्थिति अभी भी खत्म नहीं हुई है। हालांकि वैक्सीनेशन का काम जारी है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार अपने ऊपर कोई आरोप नहीं चाहती, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो एक नया रूप लिया है कुंभ ने वो ये है कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ होगा और उसी में सभी श्रद्धालु पहुंचेंगे। क्योंकि जब हमारी मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी से बात हुई तो उन्होंने हमें यही बताया कि जो कुंभ होना है वो 1 से 30 तक होगा और इसी में हमने सारी व्यवस्थाएं भी हालांकि पूरी कर ली है और साथ ही जो रेलवे मंत्रालय है उसको भी एक लेटर मुख्य सचिव की ओर से भेजा है कि जो स्पेशल ट्रेनें हैं कृपया उनको ना चलाया जाए और साथ ही अलग अलग जो रूटों पे बसें चलनी है उनको भी कमी जो है वो देखने में मिल सकती है कुंभ के लिए। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो निकल करके सामने आ रही है भानु। गया है, लेकिन तमाम गाइडलाइंस भी इसके तहत जारी की गई हैं। इस बार कुंभ में क्या कुछ खास रहने वाला है, कितना इसका बजट होने वाला है और तकरीबन कितने श्रद्धालुओं के आने की यहां पर उम्मीद जताई जा रही है? क्या पिछली बार जो कुंभ हुआ था उतने ही श्रद्धालु आएंगे? क्योंकि जो तमाम गाइडलाइन जारी करेंगे तो जाहिर है श्रद्धालुओं की संख्या भी कम हो जाएगी। बिल्कुल भानु, उस पर कहीं ना कहीं हमें असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उनको अपनी जो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट है वो भी लेकर के आनी है, तो तमाम जो श्रद्धालु हैं कहीं ना कहीं उनमें कमी देखने को मिलेगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये भी है कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ही कुंभ होना है, तो कहीं ना कहीं जो ये समय है समय भी काफ़ी कम रखा गया है, क्योंकि कुछ साधु संत भी ऐसे हैं जो अभी भी नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि समय की अवधि बहुत कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि जो साधु संत है उसमें भी थोड़ा सा रोष देखने को मिल रहा है। लेकिन हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी लगातार अपनी नजरें बनाए हुए हैं वहां पर और भव्य दिव्य कुंभ को कराने को लेकर के जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो करा ली गई है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि 70 से ज्यादा घाटों का निर्माण कराया गया है ताकि लाखों लोग एक बार में जो डुबकी है वो गंगा में लगा सके। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि श्रद्धालु की कहीं ना कहीं कमी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह की गाइडलाइंस है अगर वो पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको एंट्री नहीं मिलेगी और इसी के रूप में कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि शायद श्रद्धालुओं की कमी भी इस बार कुंभ में देखने को मिल सकती है। भानु जी, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपके तमाम जानकारी के लिए। चमोली के जोशी मठ में आई त्रासदी में अब तक 58 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 32 की पहचान हो पाई है, जबकि तपोवन टनल में फंसे कई लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 11वें दिन भी जारी है। हालांकि अभी भी इस आपदा में 146 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। चमोली में आई आपदा सरकार से लेकर प्रशासन तक हर किसी के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो हमारे जोशीमठ तपोवन रैनी क्षेत्र में जितने भी आपदा के ऑपरेशन चल रहे हैं वो निरंतर चलते रहेंगे, चाहे वो सर्च ऑपरेशन हो, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो, चाहे रिलीफ ऑपरेशन हो। मैंने इतना कहा है कि जो मलबा है, जो हमें जिस मलबे में हमें पिछले 3-4 दिन में कुछ शव प्राप्त हुए हैं, सब मिले हैं, उसकी खोदने का जो काम है मुझे उम्मीद है वो अगले 3-4 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। किंतु जो हमारे ऑपरेशन है, तो बता दें कि लगातार राहत और बचाव कार्य यहां जारी है। आपदा को लेकर 11वें दिन भी राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अब तक कुल 58 सब बरामद कर लिए गए हैं, जिसमें 146 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा जब तक सभी लोग और भी जो शव हैं वो जब तक बरामद नहीं हो जा रहे। इसके बाद लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन। यहां पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गंभीर बिष्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गंभीर, आज 11वें दिन क्या कुछ तपोवन का, रैनी गांव का अपडेट आपके पास है? कितने शव यहां बरामद हो चुके हैं? प्रशासन का क्या कुछ कहना है?
जी मैं आपको ये बता दूं कि लगातार शासन प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है और आज सिर्फ एक मानव अंग मिला है जो कि हाथ है पूरे रेस्क्यू के दौरान, लेकिन पूरा शासन और प्रशासन जिस प्रकार से युद्ध स्तर पर काम कर रहा है तो जो बैराज है टनल के पास, उस बैराज को भी जो है खाली किया जा रहा है कि वहां से भी कोई जो डेड बॉडी है वो मिलने की संभावना है, तो वहां भी जो है कि पूरा काम किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है कि टनल के अंदर जो पानी आ रहा था जैसे कि रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही थी, तो वहां पर भी जो है कि अंदर से पंप लगा करके वो पानी को बाहर निकाला जा रहा है जिससे कि जो अंदर सुरंग के अंदर जो रेस्क्यू करने में आसानी हो सके। और जिस प्रकार से जो है प्रत्येक जो ऋणी क्षेत्र में भी कई गांव है जो कि बिजली कट गई थी जहाँ की, वहां भी बिजली पहुंचा दी गई है। तो शासन और प्रशासन दोनों मिल करके जिस प्रकार से जो है कि काम कर रहे हैं तो वो एक सराहनीय कार्य दिखता है। जी गंभीर, जो टनल के अंदर जो खुदाई का कार्य चल रहा है, क्या अंदेशा लगाया जा रहा है, क्या उम्मीद लगाई जा रही है कि कब तक ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जो टनल के अंदर जो कार्य चल रहा है खुदाई का? इसकी अभी कोई संभावना नहीं है क्योंकि अंदर जो पानी रिस रहा है उससे काफी दिक्कत हो रही है। वो अंदर जो है कि पूरा जो मड है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। जेसीबी भी अगर अंदर जा रही है तो केवल जो है कि वो जो मलबा है वो पानी की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा है, तो उस पानी को बाहर निकालने के लिए वहां मोटर लगा दी गई है जिससे वो पानी की निकासी कर सके। और अगर देखा जाए तो मशीन कम काम कर रही है और जो अगर मैन पावर है जो उस पर काम ज्यादा चल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया गंभीर आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए। बीस साल के उत्तराखंड राज्य को हर साल प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। भौगोलिक संरचना के कारण आने वाली आपदाओं से होने वाले जन जन की हानि का दर्द राज्यवासियों को उठाना पड़ता है। मानव जनित विकास और प्राकृतिक संवेदनशीलता के बीच ठोस तालमेल न होने के कारण भूकंप, भूस्खलन, हिमखंड के गिरने, बादल फटने के साथ साथ जंगलों की आग जैसी घटनाएं अब उत्तराखंड का भाग्य बनती जा रही हैं। 13 जिले वाले उत्तराखंड राज्य में 2 मंडल है, कुमाऊं और गढ़वाल। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और हल्द्वानी को छोड़कर बाकी का इलाका पर्वतीय मूल और जंगलों से घिरा है। विशिष्ट भौगोलिक संरचना के कारण राज्य में भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटना, बाढ़ और हिमखंडों के गिरने के साथ साथ जंगलों में आग लगने जैसी घटनाएं प्रमुख हैं। इन आपदाओं की वजह से प्राकृतिक संसाधनों की हानि और जनधन की हानि तो होती ही है, साथ ही स्थानीय लोगों में असुरक्षा की भावना भी बढ़ जाती है। आइए एक नजर डालते हैं राज्य की प्रमुख आपदाओं पर। 23 जून 1980 उत्तरकाशी के ज्ञानसू में भूस्खलन। 1991 और 1992 चमोली के पिंडर घाटी में भूस्खलन। 11 अगस्त 1998 रुद्रप्रयाग के उखी मठ में भूस्खलन। 17 अगस्त 1998 पिथौरागढ़ के मालपा में भूस्खलन जिसमें 350 लोगों की मौत। 10 अगस्त 2002 टिहरी के बूढ़ा केदार में भूस्खलन। 2 अगस्त 2004 टिहरी बांध धंसने से 29 लोगों की मौत। 7 अगस्त 2009 में पिथौरागढ़ के मुंशियारी में अतिवृष्टि। 17 अगस्त 2010 बागेश्वर कपकोट में सरस्वती शिशु मंदिर में 18 बच्चों की मौत। 16 जून 2013 केदारनाथ में अलकनंदा नदी में आपदा से हजारों की मौत। 2013 पिथौरागढ़ की धौली गंगा और काली नदी में भीषण आपदा। हिमखंड टूटने और भूस्खलन जैसी घटनाओं के अलावा भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर संवेदनशील जोन 4 में आते हैं, जबकि चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत अति संवेदनशील जोन में आते हैं। इन कारणों को प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक रवि ने कुछ इस तरीके से बताया।
भौगोलिक परिस्थिति को अगर देखें तो उत्तराखंड भौगोलिक रूप से दो भागों में विभाजित है, जिसमें हमारा 70% जो भाग है वो हिमालयी क्षेत्र में है, जबकि 20 से 25-30% भाग ही हमारा मैदानी क्षेत्रों में है। और जो हमारे हिमालयी क्षेत्रों का पार्ट है, जिसमें दोनों मंडलों को मिलाते हुए ऐसे जनपद हैं जहाँ पर बहुत ऊंचे ग्लेशियर्स भी हैं। पिथौरागढ़ है, या आप देखें चमोली है, उत्तरकाशी है, या रुद्रप्रयाग का कुछ पार्ट है। तो ऐसे स्थलों में हमारे पास 2 या 3 तरीके की आपदाओं की संभावना होती है, जिसमें ग्लेशियर्स का खिसकना भी एक है। उच्च हिमालय होने के कारण बहुत तेज़ी से बड़ी बड़ी नदियां हैं जो कि नीचे के निम्न स्थलों में आती हैं, वहाँ से बरसात में फ्लैश फ्लड की समस्या भी हो सकती है। और फ्लैश फ्लड के साथ भूकंप के जो जोन हमारे पास पहले से सभी को पता है कि हम लोग आपदा के दृष्टिकोण से संवेदनशील भूकंपीय जोन 4 और 5 में ऑलरेडी पहले से हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी और हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे पास जितना भी डाटा है, भूगर्भीय डाटा है, चाहे वो संबंधित हिमनद से जुड़ा हो या बाढ़ से जुड़े हुए डाटे हो, आंकड़े हों, या पुराने स्लाइड से जुड़े आंकड़े हों, या भूकंपीय जो हमारी हलचलें हैं उनसे जुड़े पुराने आंकड़े हों, उनका समावेश करते हुए हमें अपने प्रोजेक्ट्स पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उसी हिसाब से हमारी तैयारी होनी चाहिए। प्लानिंग हमें अच्छी करनी पड़ेगी और आने वाले समय के लिए हमारे पास काफ़ी चैलेंजेस हैं कि हम किस तरह से अपने जो आंकड़े हैं, भूगर्भीय आंकड़े हों या इंजीनियरिंग तरीके से हम कैसे इन चीज़ों को मैनेज करें। कहीं अगर बाढ़ आती है तो उसको रोकने के लिए नए उपायों को हम सोचें। बहुत तेज़ी से अगर फ्लड आता है तो उसकी प्लानिंग पहले से करें, न कि बाढ़ अचानक आ जाए तो हम सोचें उस बारे में, या स्लाइड आ रहा है, क्योंकि एवरीबडी नोज़ कि बरसात के टाइम पे हमें मलबा दिखेगा, स्लाइड दिखेगा। वो डेफिनेट है कि कहीं कटिंग हमें करनी है, डेवलपमेंट हमें करना है तो वो आना ही है, बट उसकी प्लानिंग के लिए 9 महीने और हैं। तो हमें प्लानिंग उस तरह से करनी होगी जिनको हम आपदा को कम से कम कर सकें। प्राकृतिक आपदाओं को झेलते और उसके कहर का सामना करते हुए समय समय पर सरकारों ने भी इस दिशा में काम किया है। आपदाओं से निपटने के लिए उत्तराखंड राज्य में ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर आधारित आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया गया, जिसमें आपदा मंत्री के अधीन आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और प्रतिक्रिया निधि का गठन किया गया। इसके तहत प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को आपदा प्रबंधन कोष में 50 लाख रुपए की धनराशि भी मुहैया कराई गई। साथ ही नदियों के किनारे 200 मीटर तक के इलाके में किसी भी प्रकार के निर्माण को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया। और इतना ही नहीं, 21 जुलाई 2013 को SDRF का भी गठन हुआ ताकि प्रभावितों तक राहत और बचाव का कार्य जल्द से जल्द मुहैया कराया जा सके। भूकंप की आपदा या भूकंप के अतिरिक्त अन्य जो हमारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आ रही आपदाएं हैं, ऐसी आपदाओं को हम लोग अन्य तरीके के जो हमारे संस्थान हमारे पास है इस समय, उच्च संस्थान जो कि अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें ग्लेशियोलॉजी डिपार्टमेंट हमारे वाडिया इंस्टीट्यूट में था, या हमारे अन्य भूगर्भीय संस्थान है, हमारे स्वयं का ऑफिस है, या GSI है, या अन्य जो हमारे IIRS से संबंधित विभाग हैं जो कि सैटेलाइट इमेजेस पे भी अध्ययन कर रहे हैं। सारे संस्थानों को मिलाते हुए आज की डेट में हमें अपडेट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। टाइम टू टाइम हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि कहाँ पर किस तरह की सिचुएशंस आ रही हैं। विकास कार्यों में हम सबका सहयोग लेते हुए हमें इन सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो पाएगा कि हम लोग सडन कोई आपदा देखकर उसे कहीं जोड़ने लगे कि भाई पहले से ये सूचना नहीं थी। ये सूचना तो पहले से ही है। प्राकृतिक आपदा का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। प्राकृतिक आपदा तो आपकी सडन एक ऐसी कैलामिटी है जिसके लिए हमारे पास उस तरीके की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके लिए हमें अपने जो संस्थान हैं, जो हमारी टेक्निक्स हैं, उनका उच्चीकरण करते हुए उनको यूज़ करना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं को लेकर समय समय पर राजनीति भी होती रही है। पर्यावरणविद, भूवैज्ञानिक, समाजसेवी संस्थाएं और विपक्ष हमेशा से तत्कालीन सरकारों को अपने निशाने पर लेता रहा है। आपदाओं के समय उसके कारण को तलाशे जाने के साथ साथ आसपास के इलाकों में होने वाले विकास को भी उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब तक प्रदेश में चल रहे तमाम छोटे बड़े प्रोजेक्ट की प्रॉपर निगरानी और ट्रीटमेंट सही नहीं होगा, तब तक सरकार ही निशाने पर रहेगी। लेकिन जिम्मेदारी हम सबकी भी है कि हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति कितने सजग और जागरूक रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया, उत्तराखंड। इसी के साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।